दोस्तों नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा कि चाहे बिजनेस हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन, एक पीढ़ी जो उसको बनाती है, मेहनत करती है, उसकी नींव डालती है और उसको एक लेवल तक ले जाके स्थापित करती है। दूसरी पीढ़ी उसको बढ़ाने का काम करती है, लेकिन तीसरी पीढ़ी उसको बर्बाद कर देती है। ये अक्सर समाज में हम लोगों ने सुना है। क्या राजनीतिक दल इन बातों से अछूते हैं? क्या वो समाज के हिस्सा नहीं है? क्या जो राजनीतिक नेता हैं और उनके जो परिवार हैं, उनके जो अनुयायी हैं या उनके जो समर्थक हैं, क्या वो समाज का हिस्सा नहीं है? क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं है? ये बात हमें समझनी होगी। आज मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है उसको लेके। महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है ये आज की घटना नहीं है, ये करीब पिछले 20 साल से इसकी सुगबुगाहट चल रही है। बहुत सारे मौकों पे तो मैंने इन चीजों को पर्सनली विटनेस भी किया है। कुछ बातें मैं आज आपको महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बताता हूं और फिर बताऊंगा कि आने वाले दिनों में राज्यों के अलग अलग राज्यों में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां क्या बदलाव होने की संभावना है। तो आपको 24 और 29 के बीच में जो हिंदुस्तान की राजनीति में फर्क आएगा वो समझने का एक आपको मौका मिलेगा। दोस्तों एक बात हमें समझनी होगी कि शरद पवार ने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बारामती, उसको जिस तरह से डेवलप किया ये अपने आप में किसी भी राजनीतिज्ञ के लिए एक रोल मॉडल है। अगर आज आप बारामती में जाएं और देखें वहां का डेवलपमेंट, आपको ताजुब होगा कि अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एक जनप्रतिनिधि चाहे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक अननोन गांव या कस्बे से बढ़ाकर बारामती जैसा डेवलप्ड सेंटर बना सकता है, जहां पे आज इंडस्ट्रीज हैं, कॉलेजेस हैं और बहुत सारी चीजें हैं, जहां पे कृषि विज्ञान का काम है, पोल्ट्री का है, वैल्यू एडिशन का काम होता है, फूड प्रोसेसिंग का डेवलपमेंट है, कॉलेजेस हैं, महिलाओं के लिए कॉलेजेस हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज है और बहुत कुछ है। मैंने बारामती के पर्सनली 3 बार विजिट किए हैं और आप अगर वहां जाएंगे तो गांव के लोगों का और बारामती के लोगों का ये कहना है कि हर पत्थर की नींव अगर यहाँ पे किसी ने रखी है तो वह है शरद पवार। एक बहुत क्लोज नेट है वहां पे, क्लोज अटैचमेंट है पवार फैमिली और बारामती का, और यही कारण है कि बारामती से आज तक कोई पवार साहब को हरा नहीं पाया। और इस विरासत को सजोए रखना उनकी जिम्मेवारी थी, इसीलिए उन्होंने अब बारामती के टिकट अपनी बेटी सुप्रिया सुले को दे दी। ये बात हमें समझनी होगी कि जब तक आप डेवलपमेंट का काम नहीं करते, जनता आपसे नहीं जुड़ती है। और एक नेता को अपने क्षेत्र का कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए, जो नए पॉलिटिशियंस हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जाके बारामती देखें। ये बात अलग है कि काफी समय तक शायद 4 या 5 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे शरद पवार, केंद्र में मंत्री रहे, निश्चित रूप से उसका फायदा उनको मिला, उनके साथ साथ बारामती के लोगों को मिला। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप सत्ता में हैं और अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट करवाया है तो उसमें बुराई क्या है अगर लोगों को फायदा मिलता है। तो बात तो थी बारामती की, शरद पवार साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी की। लेकिन जो मैंने कहा कि पिछले 20 साल से जो सुगबुगाहट चल रही थी वो इस बात को लेके चल रही थी कि जो एनसीपी वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक इंपॉर्टेंट राजनीतिक दल है, उसकी विरासत कौन संभालेगा। निश्चित रूप से अजित पवार साहब, जो शरद पवार जी की बेटी है सुप्रिया सुले, उससे पहले राजनीति में आए, सीनियर हैं, उनकी अपनी एक पकड़ है वेस्टर्न महाराष्ट्र में। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि जितनी पकड़ शरद पवार साहब की है उतनी पकड़ अजीत पवार की है ग्राउंड लेवल पे, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। अजीत पवार साहब की
इमेज कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है बहुत सारे महाराष्ट्र के लोगों के बीच में, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। लेकिन क्योंकि शरद पवार साहब उनके साथ थे, और शरद पवार साहब का एक अपना जिसको कहते हैं कि सम्मान है महाराष्ट्र में, खासकर शुगर बेल्ट में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में। उसका कारण यह है कि शरद पवार ने अपना पर्सनल टाइम और एफर्ट्स वहां के लोगों में बहुत इन्वेस्ट किया है। और जब तक आप अपना टाइम और एफर्ट लोगों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लोग आपके साथ नहीं जुड़ते। लेकिन पिछले 10-1 सालों में उसमें बदलाव आ रहा था। उसका कारण ये था कि जो ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन वोट है, उसका जो टोटल वोट शेयर है, टोटल परसेंटेज जो शेयर है वोट में, वो कम होता जा रहा था। कारण ये था कि जैसे जैसे उद्योग धंधे आ रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही थी, वहां पे जो बाहर से लोग आके काम कर रहे थे, जिसको आप माइग्रेंट वर्कर्स बोल सकते हैं, या बाहर के लोग जो वहां आके बस गए, वहां की फैक्ट्रियों में काम करने लगे, इससे वहां का जो पॉलिटिकल इक्वेशन है वो बदलने लगा। तो अगर पहले मान लीजिए 80%, 90% वोट अगर शरद पवार के खाते में जाने चाहिए थे, उस परसेंटेज में अब घटने की शुरुआत हो चुकी थी। और ये बात पवार साहब को भी समझ में आ रही थी। इसीलिए महाराष्ट्र में उन्होंने जब एनसीपी बनाई तो काफी टाइम अपना इन्वेस्ट किया अपने वोट बैंक को बचाने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए। और शरद पवार साहब के बारे में महाराष्ट्र में ये कहा जाता है कि उनका जो गांव में है, जो वहां के वोटर्स हैं, जो लोकल आबादी है, उसमें लाइक 1 to 1 का कनेक्शन है। वो वहां के लोगों को जानते हैं, उनके साथ मिलते रहते हैं, उनके त्योहारों में, फंक्शंस में शामिल होते रहते हैं। एक पकड़ है वहां पे, ये मैंने खुद अनुभव किया। मैं 1-2 बार पवार साहब के साथ पर्सनली उनकी गाड़ी में मैंने ट्रेवल किया। किस तरह से वहां के लोग और किसान पवार साहब को रेस्पेक्ट देते हैं, मैं इनका पर्सनल विटनेस रहा हूं। कभी इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था पवार साहब के ऊपर, आप चाहे तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि ये व्यक्तित्व कुछ और भी है जिसके बारे में हम नहीं जानते। खैर, आज हम बात कर रहे हैं प्योर पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, जो एनसीपी में हुआ उसके मायने क्या है। दोस्तों, जब सुप्रिया सुले को उन पवार साहब ने एनसीपी में कद बढ़ाया, तो निश्चित रूप से ये बात बहुत क्लियर हो गई थी अजीत पवार साहब को कि उनका एक छत्र राज अब एनसीपी में नहीं रहेगा। और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से पवार साहब भी अब उतने एक्टिव नहीं रहेंगे। तो अब सवाल ये था कि एनसीपी की बागडोर कौन संभालेगा। तो अल्टीमेटली पवार साहब ने बागडोर अपनी बेटी के हवाले करी। लेकिन चैलेंज अब ये है कि सुप्रिया सुले का जितना पवार साहब का पर्सनल पकड़ और इन्वॉल्वमेंट ग्राउंड लेवल पे रहता है, सुप्रिया सुले मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम और एफर्ट कर पाएंगे जितना उनके पिताजी ने किया था। दोस्तों, इस बात को आपको मानना होगा कि पॉलिटिक्स जो है ना, वो बहुत एफर्ट्स मांगती है, बहुत रिसोर्सेज मांगती है, बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है एक पॉलिटिकल लीडर की। सुबह 7-8 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक अगर आप इंसानों के साथ, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप राज्यसभा मेंबर हैं और आपका वहां लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई जुड़ाव नहीं है तो बात अलग है। लेकिन जो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बात समझने की बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है। एक अच्छे पॉलिटिशियन की लाइफ आसान नहीं है, और ऊपर से ये थैंकलेस जॉब है। हमने पॉलिटिशियंस का नेगेटिव साइड बहुत चर्चा करी होगी, लेकिन एफर्ट्स जो करने पड़ते हैं उस पे हम तभी समझ पाएंगे अगर हम उनके साथ 1-2 दिन बिताएं, तब समझ में आएगा चैलेंजेस क्या है। खैर, आज का मुद्दा ये नहीं है। आज का मुद्दा जो है, हम उसकी बात करेंगे कि क्या जो महाराष्ट्र की डेवलपमेंट हुई है, इसका असर बाकी राज्यों पे पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल के अंदर भारत की जो राजनीति है वो बहुत तेजी से बदलेगी। और मैं आज आपके सामने उसके कुछ डायरेक्ट एविडेंस पेश करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको जो भी नए वीडियो हो वो मिलते रहें।
और इस वीडियो को जब आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों तक भी ये जानकारी पहुंच जाएगी। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की बात। एक एक करके हिंदुस्तान के राज्यों में चलते हैं और देखते हैं कि वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है और आने वाले दिनों में क्या होगा। कश्मीर से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अब्दुल्ला फैमिली का तीसरा जनरेशन इस समय पावर में है। चौथे पे कौन होगा? कोई नाम याद आता है? नहीं आता। तो कश्मीर की राजनीति में अब्दुल्ला फैमिली का भविष्य, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता वो हैं, उनके संस्थापक वो हैं, इसका मतलब फैमिली की तरफ से कोई लीडरशिप नहीं है। रीजनल पार्टीज में या पॉलिटिक्स में दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स में दिमाग कम और दिल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। जब तक लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं होते पार्टी से, पार्टी को वोट नहीं करते, नेता को वोट नहीं करते। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि राजनीति में डेवलपमेंट एजेंडा काम नहीं करता है। आपने सड़क बनवा दी, हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल बना दिए, वो काम नहीं करता है। क्या काम करता है? इमोशनल कनेक्ट। इस बात को हमें समझना होगा। तो अब्दुल्ला फैमिली, उमर अब्दुल्ला साहब के बाद कौन संभालेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस? किसी को नहीं पता, और ना हमने वहां पे सेकंड लाइन देखी है। मैडम मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती, जो मुफ्ती फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके फादर ने यह पार्टी बनाई। महबूबा मुफ्ती के बाद उनकी पार्टी का रखवाला कौन होगा? कोई नजर आता है आपको? नहीं आता। इसीलिए आने वाले दिनों में कश्मीर में आपको दोनों रीजनल पार्टीज मार्जिनलाइज होती दिखेंगी। इसका मतलब वहां पे बीजेपी और कांग्रेस को स्पेस बनाना होगा और अभी से मेहनत करनी होगी, क्योंकि किसी ना किसी को तो वैक्यूम भरना होगा। उसके नीचे चलते हैं हम पंजाब। पंजाब में बादल फैमिली का अगर आप हाल देखें तो बड़े बादल साहब ने, प्रकाश जी ने पार्टी बनाई, उनके बेटे ने पार्टी को संभाला। उसके बाद क्या बादल फैमिली पे लोगों का भरोसा उतना ही है जितना पहले था, जो बड़े बादल साहब के टाइम पे था? आप लोगों से बात करेंगे तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा कि प्रकाश सिंह बादल साहब की जो इज्जत थी पंजाब में, वो उनके बेटे की और बाकी परिवार की नहीं है। इसका मतलब लोगों का इमोशनल कनेक्ट बादल फैमिली से नहीं है। और बादल फैमिली में आप ये बताइए कि नेक्स्ट जनरेशन कौन संभालेगा? अकाली दल का भविष्य क्या है? मुझे तो नहीं दिखता। आगे चलते हैं। हिमाचल में कोई इस तरह की रीजनल पार्टी नहीं है। एक सुखराम जी ने बनाई थी, वो खत्म हो गई और वो कहीं ना कहीं मर्ज हो गई, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। हरियाणा में आते हैं चौटाला फैमिली को लेके। देवीलाल जी की फैमिली, उनके बेटे ने और उनके बेटे, थर्ड जनरेशन चल रही है। क्या हाल है पार्टी का? हालत यह है चौटाला साहब की पार्टी का कि आपस में ही बिखराव है। थर्ड जनरेशन आते आते पार्टी टूट रही है, बिखर रही है, जन आधार खोती जा रही है। तो फोर्थ जनरेशन में कौन दिख रहा है आपको? नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा। तो हरियाणा में चौटाला फैमिली का भविष्य क्या है, और राजनीतिक पार्टी जो उन्होंने बनाई है अलग अलग भाइयों ने, उसका क्या है, मुझे नहीं पता। आइए अब चलते हैं यूपी। मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी बनाई, उनके बेटे के पास सत्ता है, मतलब पार्टी की जिम्मेवारी है। अखिलेश जी के बाद कौन होगा? सोच के बताइए, दिखता है कोई? छुटभइये नेता बहुत मिल जाएंगे उनके आसपास घूमने वाले, जो उनके पिताजी के टाइम में उनके साथ जुड़े थे। लेकिन मैं नेता इसलिए नहीं कह रहा कि वो पार्टी में कोई पदाधिकारी है। नेता मतलब जिसमें काबिलियत हो, क्योंकि वो मुलायम सिंह जी के परिवार के नजदीकी हैं, इसलिए आप उनको नेता मानते हो। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि नेता बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए जो वहां नहीं दिख रही है। तो अखिलेश के बाद पार्टी कौन संभालेगा? आपको दिख रहा है कोई? मुझे तो नहीं दिख रहा। आगे चलते हैं। चौधरी चरण सिंह जी, पार्टी बनाई लोकदल, उनके बेटे ने जैसे भी था संभाला। आज जयंत के पास जिम्मेवारी है, थर्ड जनरेशन है। क्या हाल है पार्टी का? चौथी दिख रही है आपको कोई?
क्या जयंत के साथ इमोशनल कनेक्ट वही है जो चौधरी साहब के साथ था? नहीं। जयंत प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए बार बार जाटों को लेके, जाटों का मुद्दा बना बना के अपनी स्थिति इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। और एक ये प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि जाट अलग हैं, हिंदू अलग हैं। एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी क्रिएट की जा रही है उनके समर्थकों द्वारा। ये उनके लिए भी घातक होगा, क्योंकि फोर्थ जनरेशन नहीं है। और जो लोग डिवाइड एंड पॉलिसी के अंदर फंसेंगे, 5, 7, 10 साल बाद उनको ठगा सा महसूस होना पड़ेगा कि हमने क्यों गलत डिसीजन लिया, क्योंकि फोर्थ जनरेशन उस पार्टी में नहीं है। तो लोक दल का भविष्य क्या है नहीं पता। कांसीराम जी ने एक पार्टी बनाई थी बीएसपी, उन्होंने चलाई, मायावती को उसका उत्तराधिकारी बनाया। आज बीएसपी कहां है? कौन है मायावती जी के बाद बीएसपी संभालने के लिए? कहने का मतलब यह है कि आज कहने को हम जब तक ये कह सकते हैं कि मायावती जी का अपना एक वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, बात सही है। क्या मायावती की पार्टी आज यूपी में एक इंपॉर्टेंट फोर्स है? कोई गिनता है उनको? मुझे तो नहीं लगता। हाँ, एक और वोट बैंक है जिसका एक अटैचमेंट है पार्टी के साथ, लेकिन मायावती जी के बाद थर्ड जनरेशन में बीएसपी पे कौन होगा? कोई नाम याद आता है आपको? मुझे तो नहीं आता। आगे चलते हैं। बिहार, लालू जी ने पार्टी बनाई, आरजेडी चलाया। आज उनके बेटे इस पार्टी को संभाल रहे हैं, सेकंड जनरेशन है। कोई लोग कह रहे हैं पार्टी रिवाइव हो रही है, कोई बोल रहे हैं पार्टी बिखर रही है, दोनों भाइयों में नहीं बनती है, वगैरह वगैरह। करप्शन के केसेस हैं। इनके बाद तीसरी जनरेशन कौन होगी? क्या दोनों भाई इस बात को सहमत हो जाएंगे कि किसका बेटा पार्टी के ऊपर राज करेगा? देखते जाइएगा। तो लालू जी के बाद लालू जी की पार्टी में आज भी लालू जी का अपना नाम चलता है पार्टी में, आरजेडी में। और जितने लोग बंधे हुए हैं आरजेडी से और उनके बच्चों को जो साथ दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि लालू जी अभी जिंदा हैं और बच्चे पावर में हैं। तो जो लोग उनके आसपास मंडराते हैं उनके लिए एक कंफर्टेबल जोन है, क्योंकि वो दोनों तरफ से अपनी बात रख पाते हैं। लेकिन आरजेडी का भविष्य क्या है? आरजेडी की आइडियोलॉजी क्या है अदर देन कास्ट? इमोशनल कनेक्ट क्या है? नहीं पता। आगे चलते हैं। पासवान साहब ने एक पार्टी बनाई थी, एलजेपी। पासवान साहब नहीं रहे, चिराग उसकी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। चिराग के बाद पार्टी में नंबर 2 कौन है जानते हैं आप? क्या चिराग की वो पकड़ है जो उनके पिताजी की थी? कोशिश कर रहे हैं एक श्रिंकिंग बेस में। मुझे नहीं लगता कि वो इन्फ्लुएंस रहेगा जो रामविलास जी के साथ था। रामविलास पासवान जी का जमीनी पकड़ बहुत मजबूत था। मेरा कई बार उनसे इंटरेक्शन रहा, मंत्रालय में भी और इनफॉर्मल मीटिंग्स में भी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो यंग जनरेशन है, चिराग, वो उतनी पकड़ रख पाते हैं जितना उनके पिताजी की थी। और एलजेपी में अदर देन चिराग आप किसी नेता का नाम रिकॉल भी कर पाते हैं? तो ये हाल है आज उस रीजनल पार्टी का जिसके मुखिया कभी हिंदुस्तान में रिकॉर्ड बनाते थे चुनाव जीतने में। नीतीश कुमार जी का क्या हाल है? अगर हम जेडीयू की बात करते हैं तो क्या हाल है? नीतीश जी के अलावा कौन है पार्टी का नेता जो नीतीश जी के बाद नंबर 2 कहलाता हो? नीतीश जी ने फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की तरह मेहनत करके जेडीयू को जो भी है, जहां भी है, वहां तक पहुंचाया, लेकिन सेकंड लाइन तैयार नहीं करी। ये गलती लोग बिजनेस में भी करते हैं और यही गलतियां पॉलिटिकल पार्टी और उनके संस्थापक भी कर रहे हैं। जैसे एक पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एक फैमिली कंपनी होती है, मालिक को हमेशा लगता है कि उनका परिवार का सदस्य ही कंपनी को आगे ले जाएगा। यही हाल पॉलिटिकल पार्टीज का है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि स्किल सेट और कैपेबिलिटी ही है जो ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ले जाती हैं, हेरिडिटरी नहीं। इस बात को हमें समझना होगा। जो नहीं समझते, जहां जहां पे प्रोफेशनलिज्म नहीं आया,
वो संस्थाएं खत्म हो गई, चाहे आप बिजनेस देखें चाहे पॉलिटिकल पार्टीज देखें। वो बिजनेसेस कहाँ गए जो 20 साल 30 साल पहले जिनका नाम हम हिंदुस्तान में लिया करते थे? बट गए, बिखर गए, खत्म हो गए। जिन जिन बिजनेस ने प्रोफेशनलिज्म को अपनाया वो सब चलते गए, आगे बढ़ते गए। ये एग्जाम्पल लाइव है हमारे पास, इसके लिए कहीं हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका भविष्य हमें दिख रहा है। आगे चलते हैं बंगाल। ममता जी ने पार्टी बनाई, नंबर 2 में उनके भतीजे का नाम आता है, नंबर 3 में कौन है? और ये तो फर्स्ट जनरेशन के बाद ममता जी के बाद अभिषेक बनर्जी शायद पार्टी की कमान संभालें। क्या जो लोग ममता जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या सारे के सारे अभिषेक के साथ जुड़ेंगे या वो पार्टी छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर जाएंगे, जैसा पिछले दिनों हमने देखा? क्योंकि वहां पे भी कांग्रेस रिवाइवल की तरफ जा रही है। अगर कांग्रेस रिवाइव होती है तो हो सकता है कि बहुत सारे जो ममता जी के साथ टीम है, कुछ लोग छोड़ के पुराने वापस कांग्रेस में चले जाए। ये भी हमें समझना होगा। तो अगर पहला जनरेशन ममता जी का था, दूसरा अभिषेक का, तीसरा कौन? थर्ड जनरेशन आते आते क्या तृणमूल कांग्रेस बचेगी? आपका क्या विचार, सोचिएगा। फिर चलते हैं उड़ीसा। बीजू पटनायक साहब ने बहुत अच्छा काम किया, अपना एक स्टेचर बनाया। उनके नाम से ही बहुत था पार्टी का गठन, वो अकेले ही बहुत थे पार्टी के नाम पे। उस विरासत को उनके बेटे ने बखूबी संभाल लिया, आज चल रहा है। मैं पिछले दिनों भुवनेश्वर था, बहुत सुंदर शहर बना दिया, बहुत ही कल्चरली रिच और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी जगह है उड़ीसा। आर्ट एंड कल्चर, मिनरल्स, सी कोस्ट, बहुत ही आइडियल लोकेशन है एक हिसाब से। छोटा राज्य, गुड गवर्नेंस, वहां पे लोगों में किसी तरह की कोई निराशा नहीं दिखी। मैंने जब लोगों से बात करी कि क्या आप मुख्यमंत्री या सरकार से खुश हैं, उनका सब किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तो वापस पार्टी आएगी, हाँ जी। उसके बाद अगर हम ये देखें, बीजू पटनायक साहब के बाद उनके बेटे ने सत्ता संभाली, उसके बाद थर्ड जनरेशन में कौन होगा, लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता। कुछ लोग कह रहे हैं उनकी फैमिली से ही उनकी सिस्टर आए, लेकिन अभी तक कोई एक्टिव रोल जनता की तरफ से, एक्सेप्टेंस पब्लिक की तरफ से नहीं दिख रहा है। तो बीजेडी का भविष्य भी नवीन जी के बाद, नवीन पटनायक के बाद क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र चलते हैं। पवार साहब की कहानी हमने शुरुआत में बताई। ठाकरे परिवार, बाला साहब ने पार्टी बनाई शिवसेना। सेकंड जनरेशन में क्या हाल है? पार्टी बिखर गई। थर्ड जनरेशन, क्या आपको लगता है आदित्य ठाकरे शिवसेना को संभाल पाएंगे? क्या उनमें क्षमता है? क्या लोग उनको उतना रिस्पेक्ट दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो इमोशनल कनेक्ट आदित्य ठाकरे के साथ कहीं पे भी, किसी भी लेवल पे, इवन यूथ में भी नहीं दिखता है। तो क्या आदित्य ठाकरे पार्टी में अध्यक्ष बना दिए जा सकते हैं, लेकिन पार्टी का अस्तित्व रहेगा? क्या पार्टी एक पॉलिटिकल फोर्स रहेगी? ये अपने आप में एक सवाल है। दोस्तों आगे चलते हैं। तेलंगाना, टीआरएस फैमिली, तेलंगाना बनाने में उनका पूरा योगदान रहा, और लोग ये कहते हैं जब तक मुख्यमंत्री हैं तब तक टीआरएस पार्टी को, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि इस परिवार ने बहुत मेहनत करी तेलंगाना बनाने में। बात सही है, लेकिन नंबर 2 कौन है? सेकंड जनरेशन कौन है जो इस पार्टी को आगे लेके जाएगी? उनकी बेटी। अभी भी जिस तरह के करप्शन के एलिगेशंस चल रहे हैं, लोगों में जिस तरह का मनमुटाव है, मुझे नहीं लगता कि सेकंड जनरेशन को वो एक्सेप्टेंस है जो राष्ट्रीय तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के फाउंडर या इस समय जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका जो एक्सेप्टेंस है, मुझे नहीं लगता कि किसी और का उस पार्टी में है। तो इस पार्टी का भविष्य क्या है, ये सोचना होगा। आंध्र प्रदेश में 2 बड़े लोग रहे, चंद्रबाबू नायडू बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे एक हिसाब से, लेकिन
अगर आप देखें, चंद्रबाबू नायडू ने बहुत काम किया। आज हैदराबाद को बेंगलोर के बराबर या उससे आगे खड़ा करने में चंद्रबाबू नायडू ने बहुत मेहनत करी, नो डाउट। लेकिन उसका खामियाजा ये हुआ कि चंद्रबाबू नायडू साहब को सिर्फ वहाँ के जो गांव के लोग थे वो ये बोलते थे कि ये सिर्फ हैदराबाद के चीफ मिनिस्टर हैं, ये हमारे बारे में नहीं सोचते। कहीं ना कहीं आईटी इंडस्ट्री और हैदराबाद को एज ए इंडस्ट्रियल हब या आईटी हब बनाने में इतना टाइम और एनर्जी वेस्ट किया या इन्वेस्ट किया, लेट मी पुट दैट वे, चंद्रबाबू नायडू साहब ने, कि उनका रूरल कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया। कॉम्पिटेंट है, अच्छे हैं, लेकिन दो गलतियां मुझे लगता हुई। एक, उन्होंने रूरल कनेक्ट नहीं रखा, और दूसरा, गुजरात दंगों के समय में अगर आपको ध्यान हो, वो एनडीए के संयोजक थे, कन्वीनर थे, और उन्होंने वाजपेयी साहब के सामने जो कंडीशन रखी थी कि आपको मतलब कि गुजरात के मुख्यमंत्री उस समय जो नरेंद्र मोदी थे, आपको उनको हटाना होगा। और उस कन्वर्सेशन को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, कहीं पे मैं विटनेस भी था, और तब बीजेपी ने कहा था हम नहीं हटाएंगे। और चंद्रबाबू नायडू साहब दुविधा में थे कि मैं एनडीए का कन्वीनर हूं, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंटी बीजेपी है और बीजेपी मेरी बात नहीं मान रही है, तो मैं क्या एनडीए के कन्वीनरशिप से रिजाइन करूं? और मुझे लगता है वो उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल गलती थी कि एक राज्य के मुख्यमंत्री, उस समय वो आंध्रा के मुख्यमंत्री थे, एक राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से रेजिग्नेशन कैसे मांग सकता है? ये एक पॉलिटिकल मिसकैलकुलेशन चंद्रबाबू नायडू साहब से हुआ, और जिसकी कीमत आज तक वो चुका रहे हैं। आंध्रा में ही वाईएसआर जगन रेड्डी फादर के बाद अच्छी पकड़ बनाई, पदयात्राएं करी, जमीन तक गए, लोगों से जुड़े, लेकिन इनके बाद पार्टी कौन संभाले? मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी का कोई भविष्य है। तमिलनाडु में हमने देखा, करुणानिधि साहब और जयललिता की जो दो पार्टियां थी, डीएमके और एआईएडीएमके, दोनों के बाद, पहले आते हम एआईएडीएमके, जयललिता जी के बाद पार्टी का क्या अस्तित्व रहा? आपस में लोग लड़े कुर्सी के लिए, पावर के लिए, और अपने आप को मार्जिनलाइज कर दिया। जनता का भरोसा एआईएडीएमके से उठने लग गया है। उनको नहीं लगता कि ये पार्टी कोई लंबा चल पाएगी। हाँ, जो लोग जयललिता को आज भी रेस्पेक्ट देते हैं, जिनका इमोशनल कनेक्ट था, वो आज भी एआईएडीएम के साथ है, लेकिन जो नेक्स्ट राउंड ऑफ लीडरशिप है वो जनता में अपनी जगह नहीं बना पाई है। वो जयललिता की लिगेसी को ही आगे बढ़ा के चुनावी मैदान में उतरते हैं, अपना कनेक्ट नहीं है। इसी तरह से करुणानिधि साहब ने डीएमके को आगे बढ़ाया। ये बात ठीक है कि आज के मुख्यमंत्री उनके बेटे हैं, उन्होंने काफी हद तक जो रणनीति थी अपने पिताजी से सीखी और अपने आप को तमिलनाडु में स्टैब्लिश किया, लेकिन भाइयों में आपस में भी झगड़ा रहा। स्टालिन ने अपने आप को प्रूव किया और जगह बनाई, लेकिन बाद में क्या होगा? हु इज द थर्ड जनरेशन? क्या वो इतना कनेक्ट बना पाएंगे? क्या सेकंड लाइन तैयार हुई है तमिलनाडु में? ये सोचने की बात है, नहीं तो दोनों पार्टियां विद टाइम मार्जिनलाइज हो जाएंगी। केरल में कोई ऐसी रीजनल पार्टी नहीं है, जो भी है कम्युनिस्ट का ग्रुप है और कांग्रेस का ग्रुप है और मुस्लिम लीग है। और एक रीजनल पार्टी जो अभी निकल के आ रही है वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल ने इस पार्टी को बनाया। पार्टी में नंबर 2 कौन है? केजरीवाल साहब किसको अपना उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे हैं? क्योंकि जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, ये पूरी तरह से डिक्टेटरशिप में चलती है। जिन लोगों ने बनाई वो सब चले गए। इस समय सिर्फ एकमात्र आदमी है जो आम आदमी पार्टी को खींच रहा है, वो है केजरीवाल का पर्सनल ब्रांड। केजरीवाल साहब के बाद आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या होगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी की कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे लोग इमोशनली कनेक्ट हो सके। फ्री बिजली, फ्री पानी, सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे को वोट बैंक में बदलना, एक ही रणनीति है उनकी, इसके अलावा कुछ नहीं।
और टैक्स पेयर के पैसे को वोट बैंक में बदलना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। और आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि केजरीवाल साहब के मुकाबले जितने मैनिफेस्टो आएंगे सब में फ्री बीज की भरमार होगी। तो केजरीवाल साहब के पास कुछ नया कहने को, दिखाने को, करने को नहीं है। इमोशनल कनेक्ट इनके पास है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन बना नहीं पा रहे, अच्छे लोगों को जोड़ नहीं पा रहे। तो ये पार्टी का भविष्य क्या है, सोच के देखिएगा। तो दोस्तों, आज हमने महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के बाद हर स्टेट को जानने की कोशिश करी कि चल क्या रहा है। और ये जानना जरूरी है, क्योंकि हम अगर देश के भविष्य के लिए चिंतित हैं तो हमें बदलते हुए भारत में कौन राजनीतिक स्तर पे क्या डेवलपमेंट होगा, क्योंकि उसका जो सीधा असर जो है वो भारत की इंटीग्रिटी पे, भारत की संविधान और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी सब पे डिपेंड करता है। आपका क्या कहना है दोस्तों कि 10 साल बाद हिंदुस्तान में कौन कौन सी मुख्य पार्टियां होंगी अदर देन बीजेपी एंड कांग्रेस? क्योंकि चलिए हम दोनों को राष्ट्रीय दलों को साइड में कर देते हैं। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कौन कौन से मुख्य विपक्षी दल भारत में 10 साल बाद होंगे? आज अगर हम 2023 की बात कर रहे हैं, अगर मैं 2030 की बात करूं, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम। शुक्रिया।